अब हमें हमारे और भगवान के बीच में किसी दलाल की जरूरत नहीं है। आपको लगता है पुलिस पे भी कोई प्रेशर है? पुलिस पे बहुत प्रेशर है। किसी भी गांव का सर्वे कर लीजिए, 80% घर गांव की ग्राम सभा की जमीनों में बने होंगे। हाँ, वो सच्चाई बताएंगे। पुलिस भी डरी हुई है। ये सलभ मणि त्रिपाठी जैसा विधायक कैसे क्लियर कर देगा कि इन्होंने मारा, इन्होंने मारा? तो देवेश अभी तक जेल में क्यों नहीं है? इनकी भी जांच होनी चाहिए। माननीय होने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी का घर गिरा दोगे। आज जो घटनाएं घट रही हैं, इनके डेटा में पूरा सेव रखा हुआ है, कब कहां क्या करना है। ठाकुर जो होता है वो ब्राह्मण के इशारे पे सदैव काम किया है, चाहे जितना इनके अंदर अंतरकलह हो, विरोध हो, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण की मीटिंग होगी उसके बाद ठाकुर उसी एजेंडे पे काम करना शुरू कर देता है। जितने लोगों पे एफआईआर हुई सबका घर गिराना चाहिए, सबका एनकाउंटर कर देना चाहिए। तुम लोग न्यायालय हो। बीते 2 अक्टूबर को देवरिया कांड हुआ था, जिसमें एक ही दिन में 6 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी और अब तक करीब आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन ये हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि यूँ कहें कि ये हंगामा अब से शुरू होने जा रहा है। इस पूरे विषय पर हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। यादव सेना के अध्यक्ष हैं और उनके सहयोगी। क्या वाकई में अब इसकी शुरुआत हो रही है इस हंगामे की? एक बार फिर से बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप कि हंगामे की शुरुआत हो रही है। हम हंगामे की बात ही नहीं कर रहे हैं, झगड़े बढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम विवाद की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। हमें या हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ा, इसका कारण ये है कि शासन सत्ता में बैठे लोग एक तरफा रवैया अपना रहे हैं। एक परिवार को न्याय दिला रहे हैं, एक परिवार को आर्थिक मदद करवा रहे हैं, उनको नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरे परिवार पे कोई बातचीत नहीं की जा रही है, उनका घर गिराने की बात की जा रही है, बेदखल करने की बात की जा रही है, उनको बर्बाद करने की बात की जा रही है। हमारी ही हत्या होती है और हमारे ही घर पे बुलडोजर चलता है। सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों ने मिल के प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उनके गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर और उनके बॉडीगार्ड नवनाथ मिश्रा ने अपनी राइफल से 4 लोगों को स्वयं मारा है। उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और लोग भी थे। भाई भीड़ भाड़ में गए, कौन किसने मारा, क्या किया, ये तो जांच का विषय है ना। ये सलभ मणि त्रिपाठी जैसा विधायक कैसे क्लियर कर देगा कि इन्होंने मारा, इन्होंने मारा? सत्यप्रकाश दुबे के लड़के को ये लिखा पढ़ा के तैयार कर दिया है कि जितने लोगों पे एफआईआर हुई सबका घर गिराना चाहिए, सबका एनकाउंटर कर देना चाहिए। तुम लोग न्यायालय हो, तुम लोग डिसीजन समझाओ, तो बताओगे? आपको ये लगता है कि ये पूरी तरीके से पक्षपात का वाला बिल्कुल रवैया? पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात ना होता तो हमको अब इनको खड़ा होने की ज़रूरत क्या थी? हम तो 8-9 तारीख तक इंतज़ार किए कि देखें 2 तारीख की घटना है, अब हो सकता है अब सरकार में बैठे लोग चेत जाएँ, उनको समझ आ जाए कि नहीं, अगर हम इस तरीके के जातिवाद और पक्षपात करेंगे तो दूसरे पक्ष के लोग भी आएँगे, दूसरे पक्ष के लोग आएँगे तो समस्याएँ बढ़ सकती हैं। लेकिन कर क्यों रहे हैं, ये जानने वाली बात है। और कर सिर्फ इसलिए रहे हैं कि उनको ब्राह्मणवाद फैलाना है, उनको जातिवाद फैलाना है, उनको बैकवर्ड, दलित और माइनॉरिटी के लोगों को दबाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक वहाँ का क्षेत्रीय विधायक सलभ मणि त्रिपाठी सारे ब्राह्मणों को बुला के वहाँ पंचायत नहीं करता और ना ही बुलडोजर चलाने की, जमींदोज करने की बात करता। लेकिन नहीं, वो सिर्फ ब्राह्मणवाद कर रहा है, सिर्फ ब्राह्मणवाद। तो ये ब्राह्मणवाद वर्सेस यादववाद, ये वाला मामला यहाँ तक पहुँच गया है। जी जी, ये मामला ऐसे नहीं पहुंचा। इस मामले में जैसे अभी आपने बताया कि सलभ मणि जो त्रिपाठी विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने जब ब्राह्मण महासभा को बुला लिया, उनको जो बुलाना ही था तो वो बुलाते सभी को और एक जिसे बोलते हैं एक सर्वजातीय महापंचायत कर लेते। वहाँ पे दोनों के लिए न्याय की बात करते। उन्होंने एक पक्ष के लिए, एक पक्ष को तो वो गोद में उठाए घूम रहे हैं और दूसरे पक्ष को उसका घर गिराने की बात कर रहे हैं। हत्या तो दोनों तरफ से हुई है, तो दोनों का घर गिराया जाए। घर ही क्यों गिराया जाए? हाँ, घर ही क्यों गिराया जाए, ये भी बात आती है। लेकिन यहाँ पर जो हत्या हुई है उसके एवज में न्याय ना करके ये जो घर गिराने की बात आ रही है, यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। यह एक पक्षीय है। केवल यह भाजपा की जो नीति है बुलडोजर की, यह एक तरह से पूरी तरह समाज को ध्वस्त करने का, जो इनके जिसे बोलते हैं, जिसे विपक्ष में या कहें जो जिस पक्ष के वोटर इनके नहीं हैं, उनके घरों को गिराने के और उनको प्रताड़ित करने के ये बहुत तगड़े मंसूबे हैं। ये चाहती है कि विपक्ष में कोई व्यक्ति आवाज़ उठाने लायक न रहे। यही मंसूबे के साथ ये काम कर रही है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सीधे सीधे ये टोटल ये वोट बैंक की राजनीति? जी बिल्कुल, ये वोट बैंक की ही राजनीति है। जब अगर ऐसा ना होता तो वहाँ का विधायक और सरकार दोनों को समान न्याय देने की बात करती। आपका जो एक सेना है, यादव सेना, ये इसमें कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है आने वाले दिनों में? हम न्याय की लड़ाई शांति से लड़ने जा रहे हैं और उसकी सरकार से मांग करते हैं कि एक जो तरीका होता है न्याय का, आप सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे का मोबाइल सर्विलांस पे लगाइए, आप प्रेमचंद यादव का मोबाइल सर्विलांस पे लगाइए,
सारी लोकेशन लीजिए, किससे किससे क्या बात हुई उसको वो रीड करिए। साथ ही साथ वर्तमान में जो क्षेत्रीय विधायक है सलम मणि त्रिपाठी का भी मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाना चाहिए। जैसे मोबाइल लगेगा साफ साफ पता चलेगा कि अभी तक जो दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जाति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, सारे का मास्टरमाइंड यही है। ये दुखद है। मास्टरमाइंड कौन, मतलब शर्मणी त्रिपाठी या दिवेश दुबे? देवेश दुबे को तो उसकी बहन खुद एक्सेप्ट कर ली है कि मेरे भाई ने पीछे से मारा और वो गिर गए। गिरने के बाद वो मर गए, इन्होंने ईटा पत्थर चाहे जैसे भी मारा, मार के भाग गए लोग। तो दिवेश ने तो ये कहा कि हम कर्मकांड कराने तो गए ठीक थे। है, हम कह तो रहे हैं पितृपक्ष में किसी हिंदू के यहाँ कोई कर्मकांड नहीं होता। और सुबह 5 बजे 6 बजे वहाँ बारिश हो रही थी, बारिश में कोई कर्मकांड करने के लिए नहीं बुलाता। तो एक कमज़ोर कहानी लिखी गई ये इसमें। कमज़ोर कहानी लिखी गई है। देवेश दुबे की बहन ने एक्सेप्ट ही कर लिया है। 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि वो सही बोल रहा है, तो उसका मोबाइल सर्विलांस पे लगाइए ना। सीबीआई आपके पास है, उसको लगाइए ना। रिटायर्ड जजों का पैनल बनाइए ना जांच करने के अभी लिए। आपने शलभ मणि त्रिपाठी के मोबाइल को भी सर्विलांस पे लगाने की बात कही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि शलभ मणि त्रिपाठी का इससे पहले या घटना के तुरंत बाद कुछ किसी प्रकार का कुछ घटना संवाद हम हुआ? पहले की बात तो नहीं करते, लेकिन घटना के तुरंत बाद का इनका जो रवैया है वो संदिग्ध है। इनकी भी जांच होनी चाहिए। माननीय होने का ये मतलब नहीं है कि तुम किसी का घर गिरा दोगे, जातिवाद करोगे और रोज़ नए तरीके से उनके लोगों को पढ़ाओगे, नई तरीके से बाइट दिलवाओगे। ये तरीका थोड़ा ना होता है। राजस्व विभाग ने तो नापा जोखा कर लिया है सब कुछ, घर की नपाई हो गई है, नोटिस भी लगा दिया गया है, घर खाली करने का ऑलमोस्ट आदेश भी दे दिया। अब ऐसी सूरत में आपका क्या स्टेप होगा? क्या देखिए, उस घर को बचाया जा सकेगा? राजस्व विभाग के लोग आए, लेखपाल आए, उन्होंने नापा, लेकिन नपाई सरहद से होती है। तब पता चलता है कि कौन सी ज़मीन कहाँ तक जा रही है। ठीक, आप बीच से उठा के नाप दिए, ऐसे नपाई नहीं होती है। और चलिए हम एक बात और, जब फसल खड़ी रहती है तब नपत नहीं कराई जाती है, ये गवर्नमेंट का ही नियम है। और फसल खड़ी फसल पे उन्होंने नपत कराई है, इसका मतलब उन्होंने जहाँ से बॉर्डर है वहाँ से नपत नहीं कराई है। केवल प्रेम यादव परिवार को प्रताड़ित करने का काम किया हुआ है। यानी आप ये सीधा कहना चाह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से वन साइडेड कार्रवाई है जी, और इस कार्रवाई को आप लोग हाँ, अगर ऐसा ना होता तो ये घर गिराने का, घर नपवाने की प्रक्रिया जो है ना, इस घटना के पहले क्यों नहीं हुई? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, कर्मचारियों को नहीं मालूम था कि ये घर अवैध बना है या सरकारी ज़मीन में, ग्राम सभा की ज़मीन में बना है? ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी गांव का सर्वे कर लीजिए, 80% घर गांव की ग्राम सभा की ज़मीनों में बने होंगे। अगर अवैध घर बने को गिरवाना ही है तो उससे पहले पड़ी फाइलों का निपटारा पहले होता है कि या बाद वाली का होता है? कानून तो यही है ना कि सबसे पहले तो उसी देवरिया के सलेमपुर क्षेत्र में सतीश मिश्रा जी का महाविद्यालय खड़ा है, पीजी कॉलेज खड़ा है, इंटर कॉलेज खड़ा है, फार्मेसी कॉलेज खड़ा है, 3.5-4 एकड़ में। वो सब ग्राम समाज की ज़मीन है। 2022 से फाइल डीएम के टेबल पे पड़ी है, ध्वस्तीकरण और बेदखली की। वो तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन इस पूरे विषय पर एक तरफ शासन और प्रशासन सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंच गए, लेकिन इधर मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी वो कहीं भी नहीं गया, केवल ट्विटर पर और बयानबाजी के ज़रिए से ही एक बयान करता रहा। आपको क्या लगता है कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते अखिलेश यादव का कुछ दायित्व बनता है इस पर या नहीं बनता है? देखिए, बिल्कुल बनता है। हो सकता है वो भी हम लोगों की तरह गफलत में रहे हों कि सरकार न्याय करेगी, लोग न्याय करेंगे। ना होता दिख, वो दोनों लोगों के न्याय की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। वो कल शायद जा भी रहे हैं, सुने हैं कि 16 तारीख को जा रहे हैं, दोनों पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है, मिलना चाहिए दोनों परिवारों के लिए न्याय होना चाहिए, लेकिन सही से जांच की मांग की जानी लोग ये चाहिए। कह रहे हैं कि इनके परिवार का केवल एक व्यक्ति और उनके परिवार के 5 व्यक्ति, तो इसी वजह से वो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, ये कम पीड़ित है, इसी वजह से उन पर फोकस ज़्यादा किया जा रहा है, ऐसा लोगों का मानना है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे 6 जान वैसे एक जान। एक जान की वजह से वो 4-5 जानों के ऊपर आफत आई थी। अगर एक जान ना जाती तो निश्चित तौर पर वो सुरक्षित होते, 4 के 4, 5 के 5 लोग। आप लोग गए थे देवरिया? बिल्कुल, देवरिया गए थे हम लोग और परिवार से मिले थे। हमें तो यहाँ तक कि परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, नज़र बंद करके रखा हुआ है। पर उनका परिवार कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है, जाता भी है तो पुलिस से घंटों मिन्नतें करने के बाद जाने दिया जा रहा है। हम लोगों ने भी बड़ी मशक्क़त करके बहुत रिक्वेस्ट की, तब हम लोगों को मिलने दिया। और उसके बाद भी मिलते मतलब 10 मिनट बात नहीं की, पीछे से पुलिस आके खड़ी होगी, बोले कि चलिए आपका टाइम पूरा हो गया। क्या हम जेल में कैदी से मिलने गए थे? आपको लगता है पुलिस पे भी कोई प्रेशर है? पुलिस पे बहुत प्रेशर है। पुलिस अपनी वहाँ जान बचा रही है कि हम किसी तरह भी यहाँ पर सुरक्षित रखें और किसी को आने जाने ना दें। यानी
उस तरफ के अगर आवाज़ आ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी, पुलिस को क्या दिक्कत होगी? वो लोग अपनी बात ही तो कहेंगे केवल मीडिया के सामने और लोगों के सामने। हाँ, वो सच्चाई बताएँगे। पुलिस भी डरी हुई है कि अगर यहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, ये सभी जब आएँगे तो उन लोगों से सच्ची बात निकलेगी और सच्ची बात निकल भी रही है। वो बच्चियाँ चिल्ला-चिल्ला के कह रही हैं कि हमारे पिताजी का कातिल देवेश है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, उस बात को दबा दिया जा रहा है। तो देवेश अभी तक जेल में क्यों नहीं है? देवेश की बहन भी कह रही है, देवेश की बहन, वो बच्चियां कह रही हैं, ये माना जाएगा कि वो बच्चियां अपने पिता की हत्या के बाद बोल रही हैं। हाँ। झूठ भी बोल सकती हैं, है ना, दबाव में बोल सकती हैं, हो सकता है कोई और कारण से बोल सकती, कोई समझा दे, लेकिन देवेश की बहन कह रही है कि देवेश हमारा भाई मार के भागा है। अच्छा, एक चीज़ और ये सुनने में आ रहा है कि अब यादव समाज के लोग ब्राह्मण समाज का संपूर्ण बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें प्रेमचंद यादव का एक छोटा सा बेटा है, वो और उनके परिवार के लोग एक तरीके से धार्मिक जो पूरा मामला होता है उसमें कोई भी ब्राह्मण जाति का कोई व्यक्ति नहीं था, उसमें यादव, कुशवाहा और इस समुदाय के लोग थे। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि ये अब ब्राह्मण समाज के बाइकआउट करने की बात यहाँ तक पहुँच गई? देखिए, जब हम समाज के सभी लोग, जितने भी भारत के रहने वाले लोग हैं, ये सभी एक हैं। तो जाति में जो हिंदू धर्म है उसमें ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और उन्हीं के दिशा निर्देश पर कहे अनुसार पूरा का पूरा ओबीसी एससी समाज चलता है। लेकिन अब वही ब्राह्मण जिसके ऊपर भरोसा करता है वही यहाँ पर न्याय की बात नहीं करता, तो निश्चित तौर पर उनका बहिष्कार करना चाहिए और होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा काम है। यानी आपको लगता है कि अब ब्राह्मण समाज की ज़रूरत नहीं है कर्मकांड में, धार्मिक कर्मकांड में, हम स्वयं एक तरीके से सक्षम हैं और हम खुद ही कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हम कर सकते हैं। संस्कृत हमें भी पढ़नी आती है, सारी किताबें हम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था और जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था तो हम इनको बुला लिया करते थे। अब हमें हमारे और भगवान के बीच में किसी दलाल की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं। हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारे बीच में संस्कृत के विद्वान एमए किए हुए लोग हैं, हमारे समाज में, हमारी जाति में लोग शास्त्री किए हुए हैं, तो हम इनको आप बहिष्कार क्यों ना कर दें। लेकिन वर्ण व्यवस्था में शिवकुमार जी तथाकथित ऊपर ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, लेकिन ओबीसी और उससे जो तथाकथित हम कह सकते हैं कि जो शूद्र तबका है उसको किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज़ों को पढ़ने की मनाही है। शायद भी किसी भी मंदिर में कोई दलित व्यक्ति या ओबीसी समाज का कोई मंदिर का पुजारी हो। तो आपको क्या लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि अब हम शुरुआत करेंगे, एक नई इबारत लिखेंगे, ये संभव हो पाएगा? एक व्यवहारिक है ऐसा? देखिए, संभव हो पाएगा, क्यों नहीं संभव हो पाएगा? आप कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? अपने आप को ऊपर किसने रखा? आज जैसे आज ये लोग सत्ता में हैं, आज ये लोग एक पक्षी बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दुबे के न्याय की बात कर रहे हैं, दुबे परिवार के, जबकि यादव परिवार के न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, उनके घर गिराने की बात कर रहे हैं, उनको सबको एनकाउंटर कर देने की बात कर रहे हैं, उनकी गर्दन काट लेने की बात कर रहे हैं। तो यही स्थितियाँ, इससे बुरी स्थितियाँ उस समय रही होंगी जब हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने ही बताया ना वर्ण व्यवस्था, इन्होंने ही कहा ना कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे सर्वोच्च हैं, हम ही जो कहेंगे वही होगा। तुम्हारे घर कोई पैदा हो तो भी हमको खिलाओ, शादी ब्याह हो तो भी हमको खिलाओ, हमको बुलाओ, हमको दान दो, तुम्हारे यहाँ कोई मर जाए तो भी हमको खिलाओ। ये इन्होंने ही बनाया है ना। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ज्ञानी हो वो पंडित होता, वह कर्मकांड करा सकता। तो आज की डेट में लोग पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, लोगों ने संस्कृत से शास्त्रार्थ किया है, पीएचडी की है, वो लोग इनसे बेहतर कर्मकांड अगर कर सकते हैं तो इनकी क्या आवश्यकता है? यानी एक नई इबारत लिखने की शुरुआत है। चलिए, आखिरी सवाल ये कि लोग ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर और बड़े पैमाने पर लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज दुबे परिवार का पक्ष लिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यादव के परिवारों का पक्ष लिया जाता था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? इस पे कोई एक जो कहता है उस पे कोई एक उदाहरण ला के दिखा दे। अखिलेश यादव जी ने तो यादवों के लिए नहीं काम किया था। कई मामले हैं ऐसे हैं, जैसे कुंडा वाला कांड में उन्होंने पूरी तरह यादवों का साथ नहीं दिया था, तो उन्होंने तो समाज का, पूरे समाज को बात अपने रखी जो कि पूरे समाज को दिखाने के लिए यादवों को छोड़ दिया, दूसरी जाति वाले को न्याय पहले दे दिया और यादवों का पूरा जो केस। हाँ, तो इस तरह का जो न्याय उन्होंने किया है वो तो एक मिसाल थी। जबकि मैं न समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, न समाजवादी पार्टी में शामिल हूँ। तो यहाँ पर बात ये उठती है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्याय की लड़ रहे हैं। हम ये अभी भी नहीं कह रहे हैं कि योगी सरकार गलत है, बस इतनी अपेक्षा है कि वो सरकार है, वो न्याय कर दें। यही उनसे अपील है, यही उनसे बात करनी है। जातिवाद को बढ़ावा ना दें, क्योंकि अगर जातिवाद को बढ़ावा देंगे तो ये देश टूटने में देर नहीं लगाएगा। घरों की गिराने की, बुलडोज़र के और किसी भी चीज़ को फ़ौरन इल्लीगल डिक्लेयर कर देना,
उसके पीछे वाकई में कोई बहुत शातिर दिमाग है या केवल वोट बैंक की राजनीति है? नहीं, इसे तो शातिर दिमाग कहेंगे। इनका सारा काम प्री प्लान्ड होता है। आज जो घटनाएं घट रही हैं, इनके डेटा में पूरा सेव रखा हुआ है, कब कहाँ क्या करना है। आज जो चल रहा है हम लोग देख रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में सभी कह रहे हैं कि नहीं, एक पक्षीय कर रहे हैं, एक पक्षीय कर रहे हैं। एक पक्षीय इनका पूर्व नियोजित एजेंडा है, इनका यूं कहें संस्कार है ये, और ये अपना संस्कार बदलेंगे नहीं, हमें ही इनको बदलना होगा। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री के ताल्लुक से एक टैग लगा हुआ था कि वो तो ठाकुर जाति से आते हैं और किसी ज़माने में ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, ऐसा कहा गया। लेकिन अब कैसे पूरा 360 डिग्री घूम गया पूरा मामला? देखिए, ये घूमा नहीं है। जो बोलते हैं, जिसे हम कहेंगे कि ब्राह्मण और ठाकुर, ये दोनों एक पक्षीय हैं। ठाकुर जो होता है वो ब्राह्मण के इशारे पे सदैव काम किया है, चाहे जितना इनके अंदर अंतर्कलह हो, विरोध हो, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण की मीटिंग होगी उसके बाद ठाकुर उसी एजेंडे पे काम करना शुरू कर देता है। इसका बड़ा प्रमाण है, आरएसएस के काम को योगी जी फॉलो करेंगे, योगी जी अपने कार्यक्रम को रद्द कर देंगे, आरएसएस का कार्यक्रम वो फॉलो करेंगे। चलिए, एक आखिरी कमेंट आप इस पर पूरी घटना पर समराइज़ करिए और आखिरी कमेंट। देखिए, पूरी घटना जो है, पहले हमारी ही हत्या होती है, उसके प्रत्युत्तर में हमारे चाहने वाले, जिसने हमारी हत्या की, उसकी और उसके परिवार की के 4 लोगों की हत्या कर देते हैं। लेकिन मुजरिम हमारे लोगों को या हमारे चाहने वालों को बनाया जाता है। उधर से एक भी कोई मुजरिम नहीं बनता है, ना कोई जांच होती है। सबसे बड़ी बात, हम अगर मर गए हैं तो हम फिर से ज़िंदा होकर किसी की हत्या तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर एफआईआर में कैसे मरे आदमी के खिलाफ एफआईआर है? पहला अभियुक्त प्रेम यादव है, उसके बाद 12 ब्राह्मण हैं, 8 यादव हैं, पाल हैं, राजभर हैं और अन्य हैं। कुल 77 लोगों का है, यानी 27 नामजद हैं, 50 अज्ञात। इसको ब्राह्मण बनाम यादव का रंग सिर्फ एक आदमी दे रहा है, सल्लमणि त्रिपाठी। अगर ऐसा होता तो 12 ब्राह्मण उस यादव के पक्ष में जाके ब्राह्मण से लड़ने न पहुंच जाते। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मामला है। और हमने जो शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि शायद इस हंगामे की शुरुआत हो रही है, शिव कुमार जी ने हमको टोका और कहा कि आपका शब्द गलत है, हंगामे की शुरुआत नहीं है बल्कि न्याय की लड़ाई है और इसकी लड़ाई की शुरुआत ये कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि अब ये मामला कहाँ तक जाकर के रुकता है, इस पर और बहुत सारे लोग प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। आप जो लोग देख रहे हैं, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।